थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। हाँ, ओके। तो क्वेश्चन एक छोटा सा लेते हैं। चलो, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल टू आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट कि इज इट अ यूनिट वेक्टर? बताओ। तो ध्यान दो, अगर ए की मैग्नीट्यूड बताएं तो कितनी है? आपको कि हाँ इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, मतलब कि ये यूनिट वेक्टर हो गया? नहीं, ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों बताओ? कैन एनीवन टेल मी कि वेदर इट इज व्हाई इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसका डायमेंशन है यूनिट आ गया यहाँ पर। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ? ए कैप लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, मतलब मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना होगा हमें। तो दिस इज आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल गेट कैंसल और केवल आई कैप आ गया। अब ये जो है ना, दिस इज योर यूनिट वेक्टर बोलोगे। कुछ बात समझ में आई? मतलब कि यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट डायमेंशन, फिजिकल यूनिट या डायमेंशन उसका नहीं होना चाहिए। दैट शुड यू शुड बी श्योर। और ये ध्यान दो, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एक न एक दिन ये एडवांस पूछ सकता है, इतना जान जाओ। क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कहाँ पर गलती कर सकते हैं। उनको बस यही दिमाग में बताया जाता है कि भैया कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो वो क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। लेकिन वो ट्रू नहीं है, दैट इज नेवर ट्रू। ठीक है? कुछ बात समझ आ रही है? तो हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? तो ध्यान दो, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने दिया था डिस्प्लेसमेंट लिखने का, अगर यहाँ पर मैं पूछ दूं कि इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द प्रीवियस क्वेश्चन? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, कि ये अगर भाई 4 किलोमीटर चला है और इधर 3 किलोमीटर चला है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड बिगनिंग, मतलब कि 5 किलोमीटर आने वाला है। अब अगर वेक्टर आपको दिया हुआ है, यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कुछ नहीं, आई और जे का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। उसको क्या करना है? स्क्वायर रूट। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट मैग्नीट्यूड। व्हाट? जस्ट स्क्वायर रूट कर दो कॉफिशिएंट्स का। तो अगर इफ एनी वेक्टर, अब हमारे यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, क्या? इफ एनी वेक्टर ए इक्वल टू, सपोज ए एक्स है आई के साथ, ए वाई है जे के साथ, एंड ए जेड लेता हूँ के साथ। मीन्स इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है? ए एक्स। इसकी वैल्यू वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना है? ए वाई। एंड जेड एक्सिस का लॉन्ग कितना है? ए जेड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बताओ?
and this will be equal to what? Root under और इसको डिस्प्लेसमेंट्स बहुत आसानी से समझा जा सकता है बिकॉज सी दिस विल बी ट्रू विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स, लेकिन स्पेशली आप अगर डिस्प्लेसमेंट को लेकर के चलते हो तो वेरी इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे जस्ट अ सेकेंड, ध्यान दो, एक सेकंड, जस्ट मैं एक फोटो निकालता हूँ। समझो इसको, मान लो मैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस दे देता हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी एक्सिस को एक्स मान लेंगे, किसी को वाई मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे। उसका एक रूल है। रूल क्या है? फिलहाल के लिए अभी जस्ट यूज कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये जानते हैं कि दिस इज व्हाट। तो सपोज एक पॉइंट का पोजीशन मैं यहाँ पर देता हूँ। आई हैव टेकन अ पॉइंट विथ पोजीशन दिस, ये पॉइंट पी ले लो, इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, आर से। और आर की वैल्यू क्या होगी बताओ? एक्स आई, मतलब एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स, जे मतलब वाई कोऑर्डिनेट दे रहा है, और जेड मतलब जेड कोऑर्डिनेट दे रहा है। और उसके डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन आई कैप हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन वाई कैप हो गया, एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन हो गया जेड कैप। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। अब ध्यान दो, अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, ये हमारा एक्स था, एक्स एक्सिस पर कटिंग एक्स था। सिमिलरली वाई एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट था ये वाई हो गया, और जेड एक्सिस पर जहां पर कट कर रहा है ये आपका पॉइंट जेड हो गया। आ रही बात समझ में? इसका लेंथ, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड। तो ध्यान देना, हम पहले क्या करते हैं कि हम इस डायगोनल की वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा ध्यान देना, समझना, ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू जेड है, मतलब कि ये भी जेड होगा, तो ये लेंथ कितना हो गया बताओ? होगा, होगा या नहीं होगा? वेरी सिंपल। अब ये वर्टिकल ध्यान देना, ये जो वर्टिकल वैल्यू है ये कितना है? वाई एक्सिस का लोगे तो इसका हाइट वाई है, ध्यान दो, जो हाइट यहाँ पर वाई है वही हाइट यहाँ पर भी वाई होगा। तो अब ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा? अगर इसको आर हम दिखा रहे हैं तो आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ? दिस आर विल बिकम इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर, बेस इज हाउ मच, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज इज सॉरी परपेंडिकुलर इज वाई स्क्वायर। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? और यही एक्स वाई जेड की जगह हमने क्या लिखा था? ए वेक्टर दे दिया आर की जगह पर, एक्स की जगह ए एक्स लिख दिया, वाई की जगह ए वाई लिख दिया। कुछ बात समझ आ रही है? और जेड की जगह ए जेड लिख दिया। तो यहाँ पर ए हमने उसी तरीके से लिख दिया पोजीशन वेक्टर की तरह क्या। हालांकि ये चीज आप क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन,
यही था कि वहां पर जेड नहीं था, केवल एक्स और वाई में आपका कैलकुलेशन होता था क्लास 10th में, जिसमें हम लोग बोलते थे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पर एक्स इसी चलते हो गया, बस कोऑर्डिनेट को मैं चेंज कर दिया कह सकते हो, एक्स की जगह एक्स कर दिया, वाई की जगह ए वाई कर दिया, और जेड की जगह ए जेड कर दिया। कितने लोग को ये समझ में आया? मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? तो समझ आई गए बिलीव सर। कि इट इज, हाँ इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, मैं इरेज यस करता हूँ, सर। लिख लिए होगे तो, और आगे बढ़ता हूँ। या सो वी गॉट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर एलोंग ए निकालना है तो कैसे होगा? देयरफॉर ए कैप क्या हो जाएगा बताओ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ध्यान देना, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेगा। ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आए आप बोल दोगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। ओके, चलो एक आध क्वेश्चन लो। चलो बताओ, यूनिट वेक्टर इसके लॉन्ग निकालना है। चलो एक्सेलरेशन मैं देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है इसका। चलो बताओ, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। कितना आएगा? एनीवन, फटाफट जल्दी से आंसर। सर 2y हाँ बाई हाँ हाँ। थ्री सर इसको प्लस 2j बाई थ्री माइनस k बाई थ्री। और यूनिट? यूनिट सर, एक सेकेंड। सर यूनिट नहीं लगाएंगे। यूनिट नहीं लगाएंगे, यस। अभी मैं इतना कैसे यूनिट चिल्ला नहीं चिल्ला के बताया कि हाँ, तो इतना सोचना क्या था, डायरेक्ट बोलना था ना कि यूनिट नहीं लगेगा। ओके, चलो। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो पहला काम करना होगा हमें कि मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो वेरी इजी, आप कैलकुलेट किए होगे, सारे लोग का आई बिलीव आया होगा। ए का वैल्यू 3। ध्यान देना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस दे दिया तो क्या करेंगे। देखो, स्क्वायर करना है तो निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो कुछ नहीं, आप केवल कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड देखो। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर 2 है 2 का स्क्वायर कर दिए, -1 है तो +1 का स्क्वायर कर दिए। मतलब कि ये हो गया √9। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर -1 स्क्वायर कर देते हैं, एंड दैट इज द ब्लंडर दे कमिट, और उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ये काम नहीं करोगे। लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते समय यूनिट लेकर के चलना होगा। तो ये हो गया 3, एटलीस्ट लास्ट में तो जरूर लिखोगे। ठीक है, तो इस चलते ए वेक्टर यहाँ से तुरंत कैलकुलेट हो गया, 2/3i प्लस 2/3j -1/3k। और ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही यूनिट लगा दिए तो भैया यहाँ पर एरो आ जाएगा, ये माइंड में रखोगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का पर्पस जानो, पर्पस ही जस्ट टू गिव द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का कोई यूनिट होता है क्या?
हाँ भैया, आपका घर किस डायरेक्शन में होता है? हाँ, पूरब भर 10 न्यूटन। आप सोचो थोड़ा। नो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी बोलना है आप केवल डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है? इस चलते बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी आपको इसमें ब्लंडर करते हुए मिलेंगे, ठीक है? तो वी हैव टू बी केयरफुल। अब ध्यान दो, एक और पॉइंट जान जाते हैं जो कि बस कोफिशिएंट ऑफ आई, जे एंड के in the unit vector is known as डायरेक्शंस कोसाइन। इनको हम लोग डायरेक्शंस कोसाइन के नाम से भी जानते हैं। मतलब cos अल्फा इक्वल टू हाँ, cos अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए कहेंगे, cos बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, एंड cos गामा इक्वल टू, और यहीं से हम लोग कंपोनेंट पार्ट पर आते हैं अभी थोड़ा सा जस्ट इसको लिखने के बाद, ठीक है? फिर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कुछ बात समझ में आई? तो कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा क्या, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो करना कुछ नहीं है, कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, राइट डाउन द कोफिशिएंट, दैट्स ऑल। कुछ बात समझ आई? थोड़ा सा हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे इसी क्वेश्चन में था डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाता, तो 2/3 -1/3, दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। कुछ बात समझ आई? चलो एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं एंड देन विल गो थ्रू द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो बताओ कितना आएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। और ध्यान दो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का भी उठा सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछे हुए हैं, ठीक है? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Just if you're clear with the term, you can solve. If you can't, if you don't, you can't.
या anyone got the answer? सर 1/√2 और 4/5√2 और फिर 3/5√2। या करेक्ट। तो आपका ऑफ कोर्स r का वैल्यू आ जाएगा कितना, √25 प्लस 16 प्लस 9 विच इज √50, और इसको हम लोग 5√2 भी कह सकते हैं मीटर। तो r कैप पहले निकाल लो यहीं से, वो हो जाएगा 5/5√2 i कैप प्लस 4/5√2 j कैप प्लस 3/5√2 k कैप। अब जो आपको x y j i j k का जो कॉफिशिएंट है देयर डायरेक्शंस को सेम, तो cos अल्फा इक्वल टू आप कह सकते हो कितना 1/√2, cos बीटा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं √2/5, सॉरी 2√2/5, and cos gamma इक्वल टू 3/5√2। वेरी सिंपल। ऑफ कोर्स ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप एंगल निकाल पाओगे, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री, बाकी एंगल्स आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू वरी फॉर दैट, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग सारा एंगल निकाल ही पाए। अच्छा एक क्वेश्चन है और, a vector makes a vector is equally, ये आया हुआ क्वेश्चन है, if its unit is if its magnitude is चलो निकालो, अगर कोई यूनिट नहीं तो मैं बस यूनिट लगा के ऐसे लिख सकता हूँ 10√3 यूनिट, ठीक है, बना सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान देना, ये पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, नीट में भी मेंस में भी आया हुआ है एक बार, तो आप बताओ क्या होगा आंसर इसका। सर 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10k कैप। या करेक्ट। बाकी लोग तो ध्यान दो, एक तरीके से कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कुछ भी मान लो, आर कैप कैन बी रिटन एज cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे कह सकते हैं, देखो तो नाउ क्वेश्चन इज कि दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। ध्यान देना, मैं जितना ही पढ़ा रहा हूँ सारा आपको कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन में मिलेगा, कुछ आपको थ्योरेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी चीज को ऐसा नहीं सोचोगे स्किप करना है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मेट में यूनिट वेक्टर का यहाँ पे लिखा हूँ, प्रीवियसली नहीं बताया हूँ, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब ध्यान दो, कुछ नहीं किया हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पर आप ऑलरेडी आर कैप लिखा हूँ, कॉस अल्फा आप ये बताए, कॉस बीटा ये बताए, कॉस गामा, बस इसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया।
और फिर से एक आर कैप का अलग अनदर फॉर्मूला डाल दिया। तो इफ दे आर इक्वली इंक्लाइंड देन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंगल मस्ट बी इक्वल। तो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप कितना हो गया 1 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब कह सकते हैं तो यहाँ पर cos अल्फा का वैल्यू आ गया कितना, तो यहाँ से हमें यूनिट वेक्टर आ गया आर कैप कितना हो गया 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/3k। समझ में आया किसी को? अब हमें आर वेक्टर निकालना है, तो r इंटू आर कैप, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। तो 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया i प्लस j प्लस k अपॉन √3 विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट द आंसर, जैसा कि पहला बच्ची आंसर दी थी। So this is your answer. So I think it's clear to all of you. Very very important variety of question. Okay. अब आ जाओ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान देना, मैंने वेराइटीज ऑफ वेक्टर में बहुत सारा चीज मैं नहीं बताया हूँ। एक्सियल वेक्टर भी होते हैं, प्लेनर वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ वेक्टर हैं। आप डेफिनेशंस और उसके वेराइटीज और कंसेप्ट सारा चीज खुद से जाओगे, जहां डाउट होगा यू कैन कम अप विथ योर डाउट, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अगर आप चाहोगे कि सारा चीज मैं जस्ट डेफिनेशन से सब बताऊं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू मैनेज समवेयर। तो इज इट ओके बच्चों? तो सब डेफिनेशन आप खुद से कर लोगे। तो आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोग। तो ध्यान देना, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो ना, डिफिनीशन में इसका एक कह सकते हो कि इट इज द होलसम मीनिंग, इट गिव्स यू होलसम मीनिंग ऑफ व्हाट इज इट। तो इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए गिवन वेक्टर इन ए सर्टेन डायरेक्शन। व्हाट इज इट? इन अ सर्टेन डायरेक्शन is called its component in that direction. जैसे फॉर एग्जांपल समझो, पहले मैथमेटिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसका अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैथमेटिकली भी कॉल, अगर कोई वेक्टर ए है किसी भी सर्टेन डायरेक्शन के एलोंग, हमें कंपोनेंट निकालना है जिससे कि वो एंगल थीटा में करता है। तो व्हाट इज द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन? ए cos थीटा। दिस इज व्हाट वी से। along a direction at angle theta is equal to a cos theta। ठीक है, अब ये समझ सकते हो, ध्यान दो, एक एग्जाम्पल से लेकर के इस कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मास m दिया हुआ है आपको, इस पर मैं फोर्स F हॉरिजेंटली लगा रहा हूँ, तो कह सकते हैं हॉरिजेंटल के अलोंग ये फोर्स का इफेक्टिवनेस कितना है? 100%। हॉरिजेंटल के अलोंग दिस फोर्स की जो फोर्स की इफेक्टिवनेस है दैट इज टोटली 100%। अब सेकेंड केस मैंने लिया,
अब ये फोर्स को कुछ मैंने इंक्लाइंड कर दिया कुछ एंगल थीटा पर, तो इतना तो श्योर है, आप कॉमन सेंस लगा कर कह सकते हो कि सर अब ये फोर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो हॉरिजेंटल के अलोंग डिक्रीज हो गई है, कुछ तो कम हुआ है पिछले केस से। इज इट ओके? बस कॉमन सेंस पर हम चल रहे हैं अभी, मैथमेटिक्स पर बाद में आते हैं। ओके, और ये भी कह सकते हैं कि इसका एक इफेक्टिवनेस अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया है, तो इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना था? 0। यहाँ पर अब कुछ अपवर्ड भी है कुछ हॉरिजेंटल भी है, बट हॉरिजेंटल में जो वैल्यू है या अपवर्ड में भी जो वैल्यू है वो इस केस में हॉरिजेंटल से कम होगा। नेक्स्ट केस, और अगर इंक्लिनेशन में बढ़ा दिया तो कह सकते हो इस केस में अब सेम फोर्स है सेम मास है, लेकिन इसका हॉरिजेंटल में इफेक्टिवनेस और कम हो गया। आप समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, थोड़ा जस्ट स्पेकुलेट कर पा रहे हो? मीन्स एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओ भाई इफेक्टिवनेस घट रहा है। कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है जिसका एंगल बढ़ाओ तो वैल्यू घटता है, डिक्रीजिंग फंक्शन? साइन है, थीटा बढ़ाओ तो साइन थीटा बढ़ता है, आपको पता है। कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो थीटा बढ़ाओ तो थीटा सॉरी वैल्यू घटता है। कॉस 0 100% हुआ 1, कॉस 30 हाफ, कॉस 45 1/√2 ज्यादा हुआ, कॉस और आगे बढ़ाओ तो सॉरी हाँ, तो एंगल जैसे जैसे सॉरी हाँ, एंगल जैसे जैसे बढ़ाते हो cos 30 √3/2 या फिर cos 45 1/√2, cos 60 1/2। मतलब कि देखो तो ध्यान से परसेंटेज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी चलते ग्राफ क्या होता है cos का, याद करो, डिक्रीज करता है। ध्यान दो, आप थीटा इधर बढ़ा रहे हो और cos का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। so this cos is a function which is kind of decreasing function, ठीक है? तो इस चलते हम लोग कहते हैं क्या कि फोर्स का हॉरिजेंटल के लॉन्ग इफेक्टिवनेस कितना होगा यहाँ पर? एफ कॉस थीटा 1। अच्छा थीटा आपने बढ़ा दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा 2। तो अगर 2D कंपोनेंट की बात करें, ध्यान देना, पहला हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड कंपोनेंट पर बात करते हैं, ठीक है? तो पहला आते हैं 2D कंपोनेंट। टू डी कंपोनेंट मतलब क्या? 2 डायमेंशन में ही हमारा ये वेक्टर सीमित है। तो सपोज वी हैव टेकन वेक्टर ए, ध्यान देना किसी को समझ में नहीं आए तो आप बोल दोगे बीच में, न तो प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवा दोगे अपना। तो ए है और एक्स एक्सिस से सपोज करो एंगल थीटा बनाता है, तो एक्स के लॉन्ग इफेक्टिवनेस कितना होगा? वेरी सिंपल। और इसको प्रोजेक्शन भी हम लोग कहते हैं, तो ये हो गया आपका ए कॉस थीटा। और ये समझना बहुत आसान है काम। अगर मान लो कि इसकी इफेक्टिवनेस, ध्यान देना, इसकी इफेक्टिवनेस ए एक्स है इस डायरेक्शन में, तो ए एक्स बाई ए, इसकी मैग्नीट्यूड ए है, हम लोग क्या बोलेंगे? ए एक्स बाई ए इज हाउ मच? कॉस थीटा। यहाँ से ए एक्स का वैल्यू आ गया क्या? नथिंग बट ए कॉस थीटा। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा होगा। तो ए वाई कितना हो जाएगा? इधर से फिर से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं और कंपोनेंट निकालते हैं, चलो। तो ए वाई क्या लिखोगे? ए वाई बाई ए इक्वल टू कॉस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से ए वाई कितना आ जाएगा? तो ए का अब वैल्यू कैसे लिखोगे? ध्यान देना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, विच इज नथिंग बट ए इंटू
cos theta I फिर थीटा इज व्हाट, एंगल में विथ एक्स एक्सिस। कुछ बात समझ में आई? तो अगर एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल पता है, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द कंपोनेंट्स इन 2D। ध्यान देना, ये केवल 2D कंपोनेंट ही पॉसिबल है कि एक वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। मीटिंग 2 मिनट में एंड होने वाला है, आप फिर से ज्वाइन करोगे, ठीक है? और यहाँ से ध्यान दो, ऐसा नहीं कि हमने कोई रूल को वायलेट किया है। आप अगर मॉड ऑफ ए निकालो तो ध्यान दो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा रूल वैलिडेट नहीं है, ठीक है? वेरी सिंपल। और अगर ए कैप की बात करें, ध्यान देना, ए कैप की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो बोथ कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन ले लो 2D कंपोनेंट पर, a position vector of magnitude 10 makes 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। चलो y कर देता हूँ, विथ y एक्सिस। फाइंड द वेक्टर